किसी देश का नागरिक होने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक पासपोर्ट है या वोटर आईडी कार्ड, या इसका मतलब कुछ और गहरा है? आज हम एक ऐसे ही सवाल की तह तक जाएंगे जो हर देश की बुनियाद होता है, हम कौन हैं? और भारत के लिए ये सवाल आज़ादी के साथ ही पैदा हुआ। हमारे पास जो क्लास नोट्स और कुछ किताबें हैं, वे इसी कहानी को बताती हैं। कैसे हमने तय किया कि कौन भारतीय है और पिछले लगभग 75 सालों में ये परिभाषा कैसे बदली है। हम संविधान के भाग 2 में दिए गए अनुच्छेद 5 से 11 के सफ़र को समझेंगे और देखेंगे कि नागरिकता पाने, खोने और आज के दौर के चर्चित कानूनों जैसे CAA और NRC पर हमारे स्रोत क्या रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ कानूनों की नहीं है, बल्कि ये इस बात की भी है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम अपनी पहचान को कैसे देखते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इसकी नींव कैसे रखी और समय की ज़रूरतों के हिसाब से इसमें क्या-क्या बदलाव हुए। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारत में नागरिकता का जो ढांचा है, ये ख्याल आया कहाँ से? क्या हमने इसे खुद बनाया या कहीं से प्रेरणा ली? इसकी प्रेरणा ब्रिटेन से ली गई है और यहीं पर एक बहुत बड़ा और ज़रूरी फैसला लिया गया था, एकल नागरिकता का। एकल नागरिकता। जी, इसका मतलब है कि हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं। हम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु के निवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक नहीं। अच्छा, मतलब अमेरिका जैसा सिस्टम नहीं है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। आप देश के भी नागरिक हैं और अपने राज्य के भी। मतलब संविधान ने एक ढांचा दे दिया और फिर संसद को उसमें रंग भरने का काम सौंप दिया। जी। तो ये जो 1955 का नागरिकता अधिनियम है, यही आज हमारी नागरिकता की असली गाइड बुक है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। संविधान ने नींव रखी, लेकिन रोजमर्रा के जो नियम हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो इसी 1955 के कानून से तय होती हैं। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसमें पहली बड़ी तब्दीली 1986 में की गई थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि हमारे स्रोतों के अनुसार नागरिकता का विचार सबसे पहले दार्शनिक अरस्तू ने दिया था। ठीक है, तो पहले उस नींव की ही बात करते हैं, संविधान के वो शुरुआती अनुच्छेद। मुझे लगता है कि इन्हें एक-एक करके पढ़ने के बजाय हम इन्हें एक काम के हिसाब से बांट सकते हैं। ये अनुच्छेद दरअसल 3 बड़े काम कर रहे थे। पहला, उस समय कौन नागरिक है ये तय करना। दूसरा, एक बार नागरिकता मिल गई तो उसकी सुरक्षा करना। और तीसरा, भविष्य के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे देना, है ना? बिल्कुल सही नजरिया है आपका। अनुच्छेद 5, 6 और 7 ये पहले सवाल का जवाब थे, यानी विभाजन की जो उथल-पुथल थी उसको संभालना। ये उस वक्त की एक असाधारण जरूरत थी। अनुच्छेद 5 ने एक सीधी सी लकीर खींच दी। 26 जनवरी 1950 को जो भी व्यक्ति भारत की सीमा के अंदर था और यहीं का मूल्यवासी था, वो भारत का नागरिक बन गया, एकदम साफ। और अनुच्छेद 6 और 7 ये तो सीधे सीधे उस दर्दनाक बंटवारे से जुड़े थे। हाँ, ये दोनों अनुच्छेद पाकिस्तान से आने जाने वालों के लिए थे। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे। लेकिन इसमें एक तारीख का जिक्र है, 19 जुलाई 1948। ये इतनी अहम क्यों थी? क्योंकि इस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट सिस्टम लागू हुआ। यानी अब दोनों देशों के बीच आने जाने के लिए एक तरह के वीजा या परमिट की जरूरत पड़ने लगी। इसीलिए इस तारीख को नागरिकता के लिए एक लकीर की तरह इस्तेमाल किया गया। जो इससे पहले आ गए वे आसानी से नागरिक बन गए, लेकिन जो बाद में आए उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। और अनुच्छेद 7? अनुच्छेद 7 उन लोगों की कहानी कहता है जो बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान चले तो गए, लेकिन शायद मन नहीं लगा और वे वापस भारत लौट आए। संविधान ने उनके लिए भी दरवाजा खुला रखा और उन्हें भी नागरिकता दी। तो ये तीनों अनुच्छेद उस ऐतिहासिक दौर के घावों को भरने और एक नए देश की शुरुआत करने के लिए थे। तो ये तो हुई उस समय की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नागरिकता की सुरक्षा और भविष्य के नियम। यहाँ कौन से अनुच्छेद काम आते हैं? यहाँ अनुच्छेद 8 से 11 की भूमिका आती है, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अनुच्छेद 8 उन लाखों भारतीयों को सुरक्षा देता है जो काम, पढ़ाई या किसी भी वजह से विदेश में रहते हैं। यह साफ कहता है कि सिर्फ विदेश में रहने से आपकी भारतीय नागरिकता खत्म नहीं होगी। और अनुच्छेद 9 तो बिल्कुल दो टूक बात करता है। हमारे नोट्स में इसके आगे एक मजेदार बात लिखी है, सत्ते तो गयो। हाँ, और बात भी वही है। ये नियम बिल्कुल सीधा है। अगर आपने अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से किसी और देश का पासपोर्ट अपना लिया, तो भारत का पासपोर्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। मतलब कोई चॉइस नहीं है। कोई चॉइस नहीं। भारत दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता।
एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। ये जो नियम है कि दूसरे देश की नागरिकता लेते ही भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्या ये हमेशा से इतना सख्त रहा है? और आज की दुनिया में जहां लोग ग्लोबल करियर बनाते हैं, क्या ये नियम एक रुकावट नहीं बनता? शायद इसी वजह से OCI जैसी चीजें लानी पड़ी हैं, है ना? बहुत अच्छा सवाल है। जी हाँ, ये नियम शुरू से ही सख्त रहा है और इसी की वजह से कई व्यावहारिक दिक्कतें आईं। इसी के समाधान के तौर पर बाद में OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिस पर हम आगे बात करेंगे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 10, जो एक तरह की गारंटी है। ये कहता है कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अलावा किसी भी भारतीय की नागरिकता यूं ही नहीं छीनी जा सकती। ये सरकार को मनमानी करने से रोकता है। और फिर आता है अनुच्छेद 11, जो इस पूरे भाग का मास्टर की है। बिल्कुल, ये नागरिकता से जुड़ा कोई भी कैसा भी कानून बनाने की सारी शक्ति भारत की संसद को दे देता है और ये भी तय करता है कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होगी। अच्छा। इसी अनुच्छेद 11 की शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 का वो मशहूर नागरिकता अधिनियम बनाया था, जो आज तक हमारी नागरिकता की रूपरेखा तय करता है। अच्छा, तो मान लीजिए आज कोई भारत का नागरिक बनना चाहता है, क्या उसके लिए कोई सीधा साधा फॉर्म है या उसे किसी भूल भुलैया से गुजरना पड़ता है? आपके नोट्स में जो 5 तरीके बताए गए हैं, वो असल में किन लोगों के लिए हैं? ये एक बहुत अच्छी भूल भुलैया है। इसके 5 रास्ते हैं। पहला और सबसे आम रास्ता है जन्म से, बाय बर्थ। शुरू में नियम बहुत सीधा था। 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी भारत की धरती पर पैदा हुआ वो भारत का नागरिक। इस सिद्धांत को जस सोली यानी जमीन का अधिकार कहते हैं। लेकिन इसमें तो 1986 में एक बड़ा बदलाव किया गया था, है ना? जी, और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। 1986 के संशोधन के बाद सिर्फ भारत में पैदा होना काफी नहीं रह गया। एक शर्त जोड़ दी गई कि बच्चे के माता पिता में से कम एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अच्छा। इससे भारत जस सोली के सिद्धांत से थोड़ा हटकर जस सैंग्विनिस यानी खून के अधिकार के सिद्धांत की तरफ झुक गया। ये बदलाव उस समय की राजनीतिक और सामाजिक चिंताओं को दिखाता है, खासकर पड़ोसी देशों से हो रहे प्रवास को लेकर। ठीक है। और दूसरा रास्ता जो शायद शिखर धवन जैसे लोगों पर लागू होता है? हाँ, दूसरा रास्ता है वंश के आधार पर, बाय डिसेंट। ये उन बच्चों के लिए है जो भारत से बाहर पैदा हुए हैं लेकिन उनके माता पिता भारतीय हैं। पहले यह अधिकार सिर्फ पिता के भारतीय होने पर मिलता था, लेकिन 1992 में लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव किया गया। अब जन्म के समय माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय नागरिक हो तो उनके बच्चे को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तीसरा तरीका है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। ये किन के लिए है? ये अक्सर उन लोगों के लिए है जिनका भारत से कोई ताल्लुक रहा है, जैसे कोई भारतीय मूल का व्यक्ति हो या जिसने किसी भारतीय से शादी की हो। इसके लिए एक शर्त है कि आवेदन करने से पहले व्यक्ति को कम से कम 7 साल भारत में रहना होगा। ये राष्ट्रमंडल देशों के नागरिकों के लिए भी एक रास्ता है। और चौथा तरीका देशीकरण या नेचुरलाइजेशन। ये सुनने में सबसे दिलचस्प लगता है। हाँ, देशीकरण एक तरह से भारत का आपको गोद लेना है। आप यहाँ पैदा नहीं हुए, आपका कोई वंश भी यहाँ से नहीं है, लेकिन आप इस देश की संस्कृति, भाषा और मूल्यों को अपनाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार आपको परखती है, जैसे आप कम से कम 10 साल यहाँ रहे हों, संविधान की 22 भाषाओं में से कोई एक जानते हों। अच्छा। और विज्ञान, कला, साहित्य या विश्व शांति जैसे किसी क्षेत्र में आपका नाम हो। साथ ही भारत के प्रति आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। और पांचवा और आखिरी तरीका तो किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समूह पर लागू होता है। जी, पांचवा तरीका है अर्जित भूमि द्वारा, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। अगर भारत किसी नए विदेशी इलाके को किसी संधि, समझौते या युद्ध के जरिए अपने में मिला लेता है तो उस इलाके में रहने वाले सभी लोगों को एक साथ भारतीय नागरिकता दे दी जाती है। इसके उदाहरण हैं हमारे पास? हाँ बिल्कुल, इसके सबसे अच्छे उदाहरण सिक्किम का भारत में विलय है, या जब बांग्लादेश के साथ कुछ परगना जिलों की अदला बदली हुई थी तो वहां के लोगों को भारतीय नागरिक बना लिया गया था। तो ये 5 रास्ते हैं भारतीय नागरिक बनने के। लेकिन क्या ये एक वन वे टिकट है या नागरिकता एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे निभाया न जाए तो वो छीनी भी जा सकती है? आपके नोट्स इस बारे में क्या कहते हैं? ये बिल्कुल भी वन वे टिकट नहीं है। नागरिकता खत्म होने के भी 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। पहला है परित्याग, यानी कोई वयस्क भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से घोषणा करके नागरिकता छोड़ सकता है। दूसरा तरीका वही है जिसकी हमने अनुच्छेद 9 में बात की थी। अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना ली तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और तीसरा तरीका
सरकार द्वारा नागरिकता छीनने का है, जिसे वंचित करना कहा गया है। ये किन हालात में होता है? ये बहुत ही खास और गंभीर परिस्थितियों में होता है। जैसे अगर किसी ने फर्जी दस्तावेजों से या धोखाधड़ी करके नागरिकता हासिल की हो, अगर कोई संविधान का अपमान करे, युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद करे या फिर कोई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। ऐसे मामलों में गृह मंत्रालय पूरी जांच के बाद किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकता है। चलिए, अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो हम अक्सर सुनते हैं लेकिन शायद उनका सही मतलब नहीं जानते हैं। एनआरआई और ओसीआई, इन दोनों में क्या फर्क है? ये एक बहुत जरूरी फर्क है। एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन या अप्रवासी भारतीय, ये व्यक्ति पूरी तरह से भारत का नागरिक है, उसके पास भारतीय पासपोर्ट है, लेकिन वो नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई के लिए साल में 6 महीने से ज्यादा विदेश में रहता है। तो उसकी नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ता? कोई असर नहीं पड़ता। और ओसीआई, जिसके बारे में आपने पहले भी इशारा किया था? ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एक कार्ड है, नागरिकता नहीं। अच्छा, ये नागरिकता नहीं है? नहीं, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया था। ये उन लोगों के लिए है जो भारतीय मूल के तो हैं, लेकिन अनुच्छेद 9 के तहत किसी और देश की नागरिकता ले चुके हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक, डॉक्टर जो अब अमेरिकी या ब्रिटिश नागरिक बन गए हैं, वे ओसीआई कार्ड ले सकते हैं। तो उन्हें क्या फायदा मिलता है इससे? इससे उन्हें भारत में बिना वीजा के आने जाने, रहने और काम करने की आज़ादी मिलती है, लेकिन वे भारत में वोट नहीं डाल सकते या चुनाव नहीं लड़ सकते। ये उन्हें भारत की जड़ों से जोड़े रखने का एक तरीका है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, पासपोर्ट और वीजा, इन दोनों को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसे बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। हाँ। पासपोर्ट आपके अपने देश द्वारा जारी किया गया एक पहचान पत्र है। हाँ। जो कहता है हम इस व्यक्ति को अपने देश से बाहर जाने की अनुमति देते हैं। ठीक है। वहीं वीजा उस दूसरे देश द्वारा आपके पासपोर्ट पर लगाया गया एक स्टैंप या स्टिकर है, जो कहता है हम इस व्यक्ति को अपने देश के अंदर आने की अनुमति देते हैं। अच्छा, तो पासपोर्ट बाहर जाने की इजाजत है और वीजा अंदर आने की। बिल्कुल। अब यहाँ से बातचीत और भी अहम मोड़ लेती है। हम उन हालिया कानूनों पर आते हैं जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है, और हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन दस्तावेजों में लिखा है, बिना किसी पक्ष या विपक्ष के। सबसे पहले CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है? इन दस्तावेजों के मुताबिक ये 1955 के नागरिकता अधिनियम में किया गया एक संशोधन है। इसका मकसद 3 पड़ोसी देशों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना है। और इन अल्पसंख्यकों में कौन-कौन शामिल हैं? इनमें 6 समुदाय शामिल किए गए हैं: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। और इसके लिए क्या शर्तें रखी गई हैं? इसमें 2 मुख्य शर्तें हैं। पहली कि ये लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हों, और दूसरी, इस कानून के तहत नागरिकता पाने के लिए भारत में रहने की जो जरूरी अवधि पहले 11 साल थी, उसे इन खास समूहों के लिए घटाकर 5 साल कर दिया गया है। ठीक है, अब NRC पर आते हैं। NRC के बारे में नोट्स क्या कहते हैं? NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, स्रोत बताते हैं कि यह भारत के कानूनी तौर पर वैध नागरिकों का एक रजिस्टर है। इसे विशेष रूप से असम राज्य के लिए तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य वहां अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान करना था। और इसके लिए कट ऑफ तारीख भी तय की गई थी? हाँ, वो तारीख थी 24 मार्च 1971। यानी जो व्यक्ति या जिनके पूर्वज इस तारीख से पहले असम में रहते थे, उन्हें ही NRC में शामिल करके नागरिक माना गया। इन नोट्स में एक दिलचस्प बात यह भी लिखी है कि ये उन लोगों के संदर्भ में था जो बांग्लादेश युद्ध के समय वहां से भागकर भारत आए थे, और वे सिर्फ धार्मिक रूप से प्रताड़ित नहीं थे, बल्कि अपने ही देश की सेना और लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। तो फिर NPR इनसे कैसे अलग है? CAA नागरिकता देने की बात करता है, NRC नागरिकों की पहचान की, तो NPR क्या है? NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। यहाँ नागरिक शब्द की जगह निवासी शब्द का इस्तेमाल होता है, और यही सबसे बड़ा फर्क है। निवासी? जी, निवासी वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो किसी जगह पे पिछले 6 महीने से रह रहा हो या अगले 6 महीने तक रहने का इरादा रखता हो। इसमें भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों शामिल हो सकते हैं। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य
देश में रहने वाले हर व्यक्ति का एक डेटाबेस तैयार करना है ताकि जनसंख्या की सही गिनती हो सके और सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? हमने संविधान के शुरुआती दिनों की उथल-पुथल से लेकर आज के आधुनिक संशोधनों तक का एक लंबा सफर तय किया है। एक बात तो साफ है कि नागरिकता कोई पत्थर में लिखी हुई परिभाषा नहीं है, बल्कि ये समय, समाज और सियासत के साथ लगातार बदलती रही है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो नागरिकता से जुड़े कानून हमेशा देश की बदलती हकीकत का आईना होते हैं। चाहे वो बंटवारे के बाद लाखों लोगों को बसाने की चुनौती हो या आज के दौर में वैश्वीकरण और प्रवासन से जुड़ी नई जरूरतें, ये एक लगातार चलने वाली बहस और प्रक्रिया है। जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता पर कोई भी कानून बनाने की पूरी और लगभग असीमित शक्ति देता है। यह शक्ति एक राष्ट्र की स्थिर परिभाषा और समय के साथ बदलने की जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाती है, और यह संतुलन किसी राष्ट्र की पहचान को आज और आने वाले कल में कैसे आकार देता है, इस पर सोचिएगा जरूर।